हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवीक्षा अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु, उसे पूरा डिटेल में और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमने पीछे के चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, आप लोग उसे जरूर देख लें। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत में जगह जगह पे इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? राजस्थान में कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ रही है ना? ऐसे ही अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस देखने को हमारे भारत में मिल जाती है। तो जलवायु को समझने से पहले हम मौसम को समझेंगे, क्योंकि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जलवायु जो है मौसम जो है जलवायु का छोटा भाई है। इसलिए पहले छोटे से शुरू करेंगे फिर बड़े पे जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम मौसम को जानते हैं। मौसम क्या होता है? जैसे मान लीजिए राहुल है, राहुल छाता लेके घर से बाहर निकला। छाता लेके क्यों निकला है? क्योंकि बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बैठ गया समोसे की दुकान पे, ठीक बैठ गया और समोसा खाना शुरू किया तो धूप हो गई। उसके समोसा खाने से धूप नहीं हुई, लेकिन जब धूप हो गई तो क्या हुआ? मौसम बदल गया ना। इसी को मौसम कहते हैं। मतलब जो वातावरण कंडीशन जो है, जो थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसी को मौसम कहा जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को मौसम का मतलब मौसम तो पूरी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मौसम क्या है? मौसम जैसे कि मौसम को अगर एक मूड की तरह मान लीजिए, जैसे हम लोग का मूड हमेशा खराब रहता है ना, बात बात पे खराब हो जाता है, मेरा मूड खराब हो गया है। उसी तरह मौसम है, बात बात में बदलता रहता है, कभी बारिश होता रहता है, कभी धूप होता रहता है, कभी हवा चलने लगेगी। लोग घर वाले कहते हैं ना मौसम बिगड़ गया है, ये नहीं कहते हैं कि जलवायु बिगड़ गया है, कहते हैं मौसम बिगड़ गया है। इसका मतलब मौसम है जो कम समय के लिए रहता है, जैसे एक दिन के लिए है उसे मौसम कहा जाएगा। ओके, अब आते हैं बात क्लाइमेट की, यानी कि जलवायु की। तो चलिए जलवायु क्या है? जलवायु जो है हमारा वो नेचर की तरह है। जैसे हम लोगों का पर्सनालिटी होता है नेचर। जैसे कि अगर कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, ओके, लेकिन उसे समझाया बुझाया गया बहुत, मतलब अच्छा, उसे हम लोग को लग रहा है कि वो अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो चोर है तो वो चोरी करना तो उसका नेचर हो गया भाई, वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए जो क्लाइमेट है वो लंबे समय के लिए रहता है। ओके, क्लाइमेट जो है हमारा वो लंबे समय के लिए रहेगा। जैसे जब कोई भी, जैसे बड़े क्षेत्र में जो क्लाइमेट है हमारा बड़े क्षेत्र में और लंबे समय के लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में आप लोगों ने देखा होगा ऋतुएं हैं, सर्दी, ठंड, गर्मी, बरसात आती रहती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बात बात पे ये तो बदलती रहती है कुछ कुछ महीने पे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हर साल यही मौसम रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से यही मौसम चल रहे हैं। इसलिए इन्हें जलवायु कहा जाएगा, भारत का जलवायु। ओके, क्योंकि वो लंबे समय से चल रहा है इसलिए इसको जलवायु कहा जाएगा। तो एक हिसाब से जलवायु जो है वो नेचर की तरह है, किसी के नेचर की तरह, और जो मौसम है वो मूड की तरह है, जो बात बात पे बदलता रहता है। और नेचर है जो लंबे समय के लिए चलता रहता है। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन लिख के बताती हूँ, उसके बाद आगे समझाऊंगी। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो चलो बच्चों, अब फिर से हम लोग एक बार अपने मौसम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप लोगों को आई होप मौसम समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा गया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को जो मैंने अभी समझाया ऐसा तो लिख नहीं सकते कि भाई मूड जैसे खराब हो जाता है वैसे मौसम खराब हो जाता है, उसी को मौसम कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए किताब का जो डिफिनेशन है उसे मैं आप लोगों को समझा दूं, जिससे वो भी तो समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले मौसम किसी खास स्थान पर एक छोटे समय के लिए वायुमंडल की स्थिति। अभी मैंने आप लोगों को बताया किसी खास स्थान पे, मान लीजिए कि ये आपका गांव है, ओके, जो कोई भी देख रहा है ये उसका गांव है। ओके, किसी खास स्थान पर, आपका गांव तो भाई खास रहेगा ही, किसी खास स्थान पर एक छोटे समय के लिए, और उसी में आपका ये घर है, ठीक। अब भाई आपका घर है तो आपके पड़ोसी का भी घर होगा, ऐसे बहुत ढेर सारे घर है एक गाँव में। तो यहाँ पे अभी क्या हो रही है? बारिश हो रही है। खास स्थान पे छोटे समय के लिए बारिश हो रही है, मतलब सुबह में बारिश हो रही थी, लेकिन शाम होते होते क्या हुआ, यहाँ पे निकल गया धूप। ओके, यहाँ पे निकल गया धूप, तो क्या हुआ? मौसम डिफरेंस हो गया, मौसम में चेंजिंग आ गई।
इसी को कहा जाता है मौसम। वायुमंडल की जो दशा है, वातावरण की जो दशा है वो बदल गया, थोड़े समय के लिए रहा, उसी को क्या कहा जाएगा? मौसम। वही बात, किसी खास स्थान पर एक छोटे समय के लिए, मतलब कम समय के लिए वायुमंडल की जो स्थिति बन रही है उसी को मौसम कहा जाएगा। आई होप आप लोगों को मौसम का डिफिनेशन अब भूलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक 30 वर्ष से अधिक, लंबे समय मतलब 30 वर्ष से अधिक। भाई 30 वर्ष तो कुछ होता है, उतने में तो हम लोग बुढ़े होने लगते हैं। जैसे किसी विशाल क्षेत्र में क्या लिया जाएगा? भाई आपके गांव को तो विशाल क्षेत्र में रखा नहीं जाएगा, मतलब एक देश को अगर मान लिया जाए, किसी देश की अगर वातावरणीय दशा देखी जाए तो उसे विशाल क्षेत्र में लिया जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, अगर यहाँ की दशा देखी जाए, ये विशाल क्षेत्र हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे अगर जैसे 30 वर्ष से अधिक जैसा मौसम चल रहा है, कैसा मौसम चल रहा है आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ हमेशा ठंडी, गर्मी, बरसात ऐसे मौसम बदलते रहते हैं। तो जो मौसम की जो औसत दशा होगी उसी को क्या कहा जाएगा? उसी की विविधता से उसी को जलवायु कहा जाएगा। देखिए किसी विशाल क्षेत्र में, ये हमारा विशाल क्षेत्र हो गया, यहाँ पे लंबे समय तक 30 वर्ष से अधिक, कितना? 30 वर्ष से अधिक, 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 महीने, एक आध दिन में जो मौसम, आज धूप है कल बारिश हो रही है, तो इसे तो मौसम कह दिया जाएगा ना। 30 वर्ष से अधिक मतलब काफी लंबा समय और काफी बड़े क्षेत्र को लिया जा रहा है। इसमें छोटे क्षेत्र को लिया जा रहा था और कम समय के लिए। ओके, किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक 30 वर्ष से अधिक तक मौसम की औसत दशा, जो मौसम होता है उसी की औसत दशा, यानी कि मौसम कैसा है। यहाँ पे देखिए हमारा इधर राजस्थान है, यहाँ पे देखो कम 50 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों के टाइम में। इधर तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री तक रहता है, लेकिन इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, देख रहे हो द्रास में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर में भी काफी कम हो जाता है ना। हमारे एक ही देश में अलग अलग समय पे अलग अलग जलवायु कंडीशन बनती रहती है, इसी को कहा जाता है। लंबे समय से बदल तो रहा है, लेकिन हर साल वही रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको जलवायु कहा जा रहा है। ओके, किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक लगभग 30 वर्ष से अधिक तक के मौसम की औसत दशा को और विविधताओं को जलवायु कहते हैं। आई होप आप लोगों को जलवायु और विविधता एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसको अफेक्ट करने वाले कारक की तरफ। ओके, किसको? जलवायु को। आप लोगों ने लिख लिया होगा, जलवायु को अफेक्ट करने वाले कारक की तरफ हम लोग चलेंगे। ओके, 1 मिनट पहले मैं इसे मिटा लूं, उसके बाद। हाँ बच्चों, अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और वो कितने होते हैं। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये 6 होते हैं। ओके, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने के सिर्फ 6 कारक होते हैं। तो मैंने 2 लिखा है, हम लोग एक बारी बारी से उसे लिखते चलेंगे और उसे समझते चलेंगे। ओके, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले हम अक्षांश की बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में अक्षांश कैसे प्रभावित करेगा किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। ओके, तो यही तो जानना है हमें। तो देख लीजिए, मान लीजिए पहले आप लोग अक्षांश क्या होता है आप लोगों को पता है? अक्षांश जैसे लैटिट्यूड बोलते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये पड़ी रेखा जो होती है, ये मान लीजिए जो लेटी हुई रेखा होती है, लैटिट्यूड से आती है, जो लेटी हुई रेखा होती है उसी को अक्षांश कहा जाता है। ओके, तो ये जो लेटी हुई रेखा है हमारी, इसी को अक्षांश कहा जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत से हमारी एक अक्षांशीय रेखा जो इमेजिनरी लाइन जाती है, ये कर्क रेखा जो हमारे भारत से जाती है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये बात भी आप लोग जानते रहिएगा, और हाँ मैप जरूर बना लीजिएगा, इससे आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। ओके, कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा की क्या विशेषता है हमें ये भी जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा आखिर में भारत की जलवायु को कैसे अफेक्ट करता है। तो जो कर्क रेखा होता है, इसके दोनों साइड, इसके ऊपर साइड जो बीचों बीच से जाती है, तो इसके दक्षिण में जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। दक्षिण में ये लिख लीजिए पहले, उष्ण कटिबंधीय
कटिबंधीय क्षेत्र, ये मान लीजिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ओके, अब उत्तर की बात आती है। उत्तर में होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल और इजी में समझाती हूँ। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, कर्क रेखा, ये जान लीजिए। कर्क रेखा के जो मतलब पूरी पृथ्वी से होकर गुजर रही है इमेजिनरी लाइन ना, तो भारत से भी गुजर रही है, क्योंकि यही रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। आप लोग ये याद रखिएगा, कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा और कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो गर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म में ये जान लीजिए कि वो गर्म होता है, अपेक्षाकृत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के। मान लीजिए कि ठंडा होता है, ऐसे शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए। ओके, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब ये गर्म रहेगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ठंडा रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से भाई अफेक्ट तो कर ही रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब ये कैसे कर रहा है। सोचिए, जब ये भारत के बीचों बीच से जा रहा है, इसका मतलब एक ही देश में दो दो टाइप का जलवायु पाया जा रहा है? उत्तर में ठंडी है और दक्षिण में गर्मी पड़ रही है कि नहीं? अब आप लोग देखिए, अभी इधर जम्मू कश्मीर में देखिए बर्फ गिरती रहती है ना, और इधर दक्षिण में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, मतलब गर्मी बहुत ही ज्यादा रहती है कि नहीं? क्यों? सिर्फ कर्क रेखा की वजह से। समझ में आ गया? चलिए अब इसकी डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये बात याद रखिएगा कि एक ही रेखा है जो हमारे भारत से गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा, कर्क रेखा गुजरती है। इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसी कारण से ये जलवायु को हमारे अफेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे। अब तुंगता क्या है भाई? इसका तो नाम ही अजीब है। तुंगता मतलब होता है ऊंचाई। अब आप लोग सोच रहे हो ऊंचाई कैसे इफेक्ट करेगी भाई हमारे भारत को? तो ऊंचाई देखिए, पहाड़, जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है ना, पहाड़ों पर ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां पे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है कि नहीं? नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर धीरे धीरे एक एक डिग्री कम होता चला जाता है। उसी तरह ये भी कह रहा है कि पहाड़ों पर ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। जैसे कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। आप लोगों को पता है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय है ना। हिमालय जो उधर मध्य एशिया से, जो एशिया से आ रही है, उत्तर साइड से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, अगर हिमालय ना होता तो लगातार ठंडी हवाएं आती। हिमालय की वजह से हमारा उत्तरी क्षेत्र है, वरना आज एक हिसाब से अगर कहा जाए तो बहुत ठंडा क्षेत्र हो जाता, कई गुना यहाँ का टेम्परेचर घट जाता उत्तरी क्षेत्र का। ओके, समझ में आ गया? ऊंचाई यानी कि हम एक हिसाब से देखा जाए तो हिमालय पर्वत है, एक हिसाब से सिक्योरिटी का काम कर रही है भारत के। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये दोनों पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, पहले मैं इसे मिटाऊंगी, लेकिन आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, आई होप आप लोगों को अक्षांश और ऊंचाई किस प्रकार से हमारे जलवायु को अफेक्ट करती है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है वायुदाब और पवन। ओके, ये तीसरा कारक है हमारे जलवायु को अफेक्ट करने वाला। चलो, तो वायुदाब और पवन किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं भाई? भारत की जलवायु उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को जरा सा भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या कह रहा है। जो भारत की जलवायु है उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्व, ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा पूर्व। तो उत्तर पूर्व से जो हवाएं आ रही हैं, ये देखिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये इस प्रकार से क्यों आ रही है, ये तो ऐसे ऐसे आनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूम रही है लगातार, है ना। तो पृथ्वी हमारी के कौन से बल, कोरियोलिस बल के कारण लगातार घूम रही है, तो
तो ये जब ऐसे घूम रही है तो हवा की दिशा भी तो परिवर्तित हो जा रही है, इसलिए ये इस प्रकार हो जाती है। इस प्रकार से हवा आ रही है उत्तर पूर्व से। अब क्योंकि ये लैंड से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो ये हवा लैंड से आ रही है, तो इसमें तो मॉइस्चर होगा नहीं कि बारिश होगी आने के बाद, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मतलब जब दिशा बदलता है तो फिर ये जो हवा है ये विषुवत रेखा की तरफ चली जाती है, और यही जो हवा है ये इधर से बहने लगती है, ये इधर पश्चिम से। व्यापारिक हवाएं और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं जाने लगती है, इसको मानसूनी हवा कहते हैं। क्योंकि ये समुद्र से जाएगी, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, समुद्र से जाएगी तो इसमें नमी होगी, नमी होगी तो ये जाएगा, उसके बाद हमारा बरसात करवाएगा, है ना। इसीलिए क्योंकि अगर ये लैंड से होके आती तो अभी तक तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भारत में तो रेगिस्तान बन गया होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये पृथ्वी घूम रही है, इसलिए ये जो हवा का जो डायरेक्शन है मानसूनी, क्योंकि हवा की दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसी बात पे कहा गया है मानसूनी, हवा की दिशा बदलती रहती है। और ये दक्षिण पश्चिम से जब बहती है तो समुद्र के ऊपर से गुजरती है, तो अपने साथ मॉइस्चर नमी लेके जाती है, और यहाँ पे जाके बरसने लगती है, पानी बादल बन के बरस जाता है ना। तो यहाँ इस प्रकार से जो वायुदाब और पवन है हमारे जलवायु को अफेक्ट करता है। उसके बाद समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी किस प्रकार से भाई, समुद्र के किनारे वाले इलाके, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र के किनारे वाले इलाके जैसे कि मुंबई और चेन्नई, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडी में भी लोग वैसे ही मतलब घूमते रहते हैं रात रात में, इतना मतलब जरा सा उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ठंडी में भी। वही दिल्ली में देख लो, राजस्थान में देख लो, दिल्ली बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, ठंडी में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, राजस्थान में देखो हमेशा गर्मी पड़ती रहती है कि नहीं, क्योंकि ये समुद्र तट से दूर वाले इलाके हैं। तो अब देखो समुद्र के किनारे वाले इलाके जैसे कि मुंबई और चेन्नई है, यहाँ पे समकालीन जलवायु होता है। जैसे कि जो समुद्र के पास रहेगा, मान लो जैसे समुद्र है एसी का काम करता है, तो जो समुद्र के पास रहेगा वो ठंडा रहेगा, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। जो समुद्र है वो एसी है, तो उसके पास जैसे अगर मान लीजिए मुंबई और चेन्नई है तो वो ठंडा रहेगा भाई। अगर उससे दूर जैसे राजस्थान और दिल्ली है, ये सब तो दूर है, तो भाई वो तो गर्म ही रहेंगे ना। उसी तरह से यहाँ पे समकारी यानी कि बराबर एकदम बैलेंस बना रहता है, बहुत ज्यादा ना तो ठंडी रहती है ना तो गर्मी रहती है। इलाके जैसे मुंबई समकारी मतलब न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। जबकि समुद्र से दूर वाले इलाके जैसे दिल्ली और राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु होती है, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं, ठंडियों में बहुत अधिक ठंडे हो जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने ओशियन करंट और उच्चावच हमारे 2 टॉपिक्स में बचे हुए हैं, हम लोग उसे भी जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं करूंगी। पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसे पहले पॉइंट वाइज सब लिख लीजिएगा, मैं बारी बारी से लिख रही हूँ जिससे तुरंत समझाती चलूँ और कंप्लीट भी होता चले, जिससे वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। ओके, आप लोग एक बार पहले पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके लिखिएगा। अब आता है हमारी महासागरीय धाराओं की बात। महासागरीय धाराएं किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं? तटीय क्षेत्रों की जलवायु को समुद्र के गर्म या ठंडी जलधाराएं तटीय इलाकों के तापमान को बदलती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी लैंड है, ओके, और यहाँ पे ये कोई ओशन है, यहाँ पे जो जैसे वायु के यहाँ पे कण है, ओके, और यहाँ पे भी है। तो जैसे गर्मियों के समय में अगर एक पहले समर सीजन का लिया जाए तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि गर्मी है, ओके, गर्मी है तो बहुत तेज धूप लग रही है, तो जो लैंड है यहाँ का जो वायु है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आप लोगों को पता है कि गर्म हवा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, तो ये हवा ऊपर चली जाती है, तो यहाँ का जो स्पेस है खाली हो जाएगा, तो ये जो हवा है इधर आ जाएगी। कहाँ की? ये जो ओशन यानी कि समुद्र के जो ऊपर है ये हवा लैंड पे आ जाएगी, तो ये जो है लैंड पे आएगी तो ठंडी हो जाएगी ना, ये तब इस तरह से ये बदल देती है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो यहाँ का जो जलवायु है वो ठंडा हो जाएगा, है ना। इसलिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं यहाँ के इलाकों के जो क्षेत्र है वो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने पाते। क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है, जो समुद्र के ऊपर ठंडा रहता है वो इस पे चला आता है लैंड पे हवाएं, तो इसलिए ये यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है गर्मियों के समय में। अब अगर ठंडी की बात की जाए, मान लीजिए ठंडी की बात की जाए, तो
मान लीजिए ये हमारी जमीन है, ओके, और ये पानी है। तो यहाँ पे है कुछ हवा और कुछ हवा यहाँ पे है। तो अभी ठंडी का समय है, तो यहाँ पे जो जमीन पे जो हवा है वो बहुत ज्यादा मतलब ठंडी हो जाती है, ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा भाई नीचे ही रहेगी और ये हवा जो है गर्म रहती है ना, गर्म रहती है। तो ये ऊपर उठ जाएगी, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ये हवा इधर आ जाएगी, क्योंकि ठंडे से, क्योंकि यहाँ पे वायुदाब कम हो जाएगा, तो वायुदाब कम से ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। तो ये जो ठंडी हवा है, गर्म हवा जब स्पेस छोड़ के हटी तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा जगह खाली। उसके बाद यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं रह जाएगी। इसलिए जो तटीय इलाके होते हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है देखो बहुत ज्यादा मतलब ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहते, एकदम बैलेंस में रहता है, इसी कारण से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आती है हमारी उच्चावच की बात। उच्चावच क्या होते हैं? जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे मान लीजिए ऊंचे पहाड़ बारिश या हवा को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक माउंटेन है यहाँ पे, ओके, माउंटेन है और इधर एक मान लीजिए राहुल का घर है और इधर राम का घर है, ठीक। तो हवा इधर से आ रही है, इधर समुद्र है, हवा इधर से आ रही है, नमी युक्त हवा है, इधर से आ रही है। तो फिर यहाँ पे जब ऊंचा माउंटेन है तो ये इसे टकराएगा तो हवा लौटेगी, फिर बादल बनेगा, उसके बाद बारिश हो जाएगी। कहाँ? राहुल के घर पे। लेकिन राम के घर नहीं जा पाएगी ना भाई, क्योंकि ये रोक ले रहा है। तो जो उच्चावच यानी कि जो पहाड़ है, ये भी कुछ अफेक्ट करते हैं हमारे जलवायु को। थोड़े ही दूर में है लेकिन इधर बारिश हो रही है, इधर नहीं हो रही है। क्यों? पहाड़ के ही तो कारण। अब समझ में आया आप लोगों को कि पहाड़ किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं किसी भी क्षेत्र के जलवायु को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इस लेक्चर को यही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो रहा है और आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा होने लगता है तो बच्चों का मन नहीं करता है। तो हम लोग इस क्लास को यही खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे वाला लेक्चर 2, ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकंड को जानेंगे। लेक्चर सेकंड में हमारी जेट स्ट्रीम, काल वैसाखी और उसके बाद भारतीय मानसून, मानसून का आगमन और कई टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में बांट के पढ़ाऊंगी जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ओके, हम लोग अपने लेक्चर को यही खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे और वहाँ पे जैसे जो पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों का जो एमसीक्यूज है वो भी तैयार होते रहेंगे। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद। ओके, बाय बाय।